नमस्कार साथियों। आज हम जो भारतीय भूगोल की क्लास स्टार्ट की थी उसकी दूसरी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। इसमें हमने पहले जाना था कि भारत का नामकरण क्यों कहा गया, भारत को इंडिया किसने कहा है, या फिर हिंदुस्तान किसने कहा, ये सब चीज़ें हमने जाना था। इसके अलावा फिर हमने कल जाना था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, दुनिया में कौन से स्थान पर भारत आता है। ये सब चीज़ें हमने कल पढ़ चुके हैं। और हमने ये भी जाना था कि भारत की जलीय सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा कितनी है, और हमने ये भी जाना था कि भारत से उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है। ये सब पॉइंट हम कल चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जाना था कि भारत दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। ये सब हमने कल जान लिया। भारत के उत्तर में क्या पड़ता है, तो हमने जाना था हिमालय पर्वत पड़ता है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, तो पश्चिम में अरब सागर पड़ता है और दक्षिण में हिंद महासागर पड़ता है। ये सब फैक्ट हम कल चर्चा कर चुके थे। अब इसी में थोड़े हमें आगे बढ़ना था, आज हम इसी से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अक्षांश और देशांतर क्या है कि एक पूरी दुनिया को एक ग्लोब में देखा होगा आप लोगों ने, ग्लोब के फॉर्म में कर दिया गया, तो उसमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर पूरे दुनिया की अवस्थिति को क्लियर कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए, अगर हमें थोड़ा यहाँ जाने, तो ये ग्लोब रहा, अगर मान लीजिए, तो इस ग्लोब में क्या किया कि एक बीच से एक लाइन खींच दी है, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश। ये नॉर्थ साइड होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये सब चीजें एक पूरी दुनिया को इस तरह से डिवाइड कर दिया और एक लाइन यहां से डाल दी बीचों बीच से। तो इसको हमने जो आड़ी लाइनें कहें अगर, तो इनको कहते हैं अक्षांश। और जो खड़ी लाइन है इनको बोलते हैं हम देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पूरे देश दुनिया को बांट दिया है। अब इसी में देखना पड़ता है कि भारत कहां पड़ता है अपना। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर जाने, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये नॉर्थ गोलार्ध है, ये साउथ गोलार्ध है। तो हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूरब की स्थिति में, तो ये हमारा भारत का यहाँ पर आपको नजर आएगा भारत। यानी अगर कहा जाए कि भारत की अवस्थिति, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति से कैसे डिसाइड हो रहा, जैसे मान लो भारत का सबसे पहले हम जानेंगे अब देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय स्थिति यहां से शुरू होगी, अगर मान लीजिए, तो देशांतर यहां है अपना। देशांतरीय स्थिति शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री और 25 मिनट ईस्ट तक। यानी जो हमारे भारत की देशांतरीय स्थिति वो कहां से शुरू होती है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ये हमारे देश की अक्षांश स्थिति है। अब देखो यहाँ 0 डिग्री बताया ना कि ये 0 डिग्री देशांतर है, तो हम 0 डिग्री पूर्व की ओर हैं। तो पूर्व की ओर कितने से शुरू होते हैं, 68 डिग्री पूर्व की ओर है भारत है, तो इसलिए हम पूर्वी देशांतर में हैं। ऐसे ही अगर अब बात करी जाए अक्षांश की, तो यहां से अगर अक्षांश की शुरुआत कर दिया जाए, तो यहाँ जो अक्षांश है उसको बोलते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश यानी 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा भारत शुरू होता है और यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में जाकर 33 डिग्री 6 मिनट, इतना उत्तरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 33 डिग्री 6 मिनट के मध्य हमारा भारत है। तो हमें ये पता चल गया अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये पता चल गया। इसी के आधार पर हमने कहा कि भारत
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, यानी अक्षांश क्या है, 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में पड़ रहा है भारत और 0 डिग्री देशांतर के पूरब में पड़ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, स्थित है। ठीक, ये पढ़ लिया हमने। इसके अलावा हमने ये भी जान लिया कि भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। देशांतर अगर जाने तो कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97-25 यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा भारत स्थित है। अक्षांश में हमने जाना, अक्षांश में हमने क्या जाना कि हमारा भारत है जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यानी भारत की अक्षांशीय स्थिति देख ली हमने और देशांतरीय स्थिति देख ली। यानी भारत त्रिपूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की देशांतरीय स्थिति है। और अक्षांशीय स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में हमारा भारत का स्थिति है। ठीक है, अब यहां से हमने पढ़ लिया। अब आपका प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो अक्षांश है जो कितने है? 8 डिग्री 4 मिनट है। यहाँ पे जो ये गोलार्ध है ना, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 23 डिग्री पर, यहाँ पे 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण। यहाँ एक रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, 23.2, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से। तो यहां से कहां से गुजरती है? त्रिपुरा से लेकर यहां से कर्क रेखा ये कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल भारत के मिड से गुजरती है कर्क रेखा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है? तो मध्य भाग से गुजरती है। तो यानी भारत की ये स्थिति को क्या कहेंगे हम लोग? ये स्थिति होगी 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम क्या होगा? ये है कर्क रेखा। इसको बोलेंगे क्या? कर्क रेखा। यानी 23.5 डिग्री अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है। भारत के मध्य से गुजरता है। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। 23.5 डिग्री मध्य से गुजरता है। अब इसके अलावा जो कर्क रेखा तो हमने जान ली। अब कर्क रेखा के विषय में आपसे प्रश्न किया जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहले ये कौन सा राज्य पड़ेगा? ये वाला राज्य कौन सा होगा? ये वाला राज्य होगा आपका गुजरात। कौन सा राज्य होगा? गुजरात। और इसमें थोड़ा सा भाग कहां पर गुजरता है? ये थोड़ा सा भाग राजस्थान के अंदर। तो इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? यहां से लेकर राजस्थान। तो राजस्थान से गुजर रही है। इसके अलावा फिर अगला जो प्रदेश है वो है आपका अपना मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के बाद कहां से गुजर रही है? मध्य प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा इसका छत्तीसगढ़ से गुजरता है। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य पड़ता है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद अपना आता है यहां पर झारखंड।
यानी झारखंड से भी होकर गुजर रही है। ठीक है, फिर यहां पर आता है अंत में आपका पश्चिम बंगाल। ये वाला क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल बोलते हैं इसको, तो पश्चिम बंगाल के अंदर भी ये गुजरती है। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल है अपना। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर गुजर रही है। फिर यहाँ पर ये त्रिपुरा है, दिख रहा है त्रिकोण टाइप का, ये है त्रिपुरा। ठीक है, यहां से ये त्रिपुरा है। फिर अंत में आता है आपका मिजोरम, ये है मिजोरम। तो इस तरह से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि जो कर्क रेखा है वो कौन कौन से राज्य से होकर गुजर रही है। तो सबसे पहले हमने जाना ये गुजरात से गुजर रही है, गुजरात। ठीक है, इसके बाद फिर राजस्थान से गुजर रही है, राजस्थान से। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से गुजर रही है। फिर इसके बाद जाना हमने छत्तीसगढ़ से गुजर रही है। फिर इसके बाद झारखंड, झारखंड से, झारखंड से गुजर रही है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल है, ये आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से गुजर रही है। फिर इधर त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपका मिजोरम। यानी कुल मिलाकर के पूछा जाए कितने राज्य से होकर गुजर रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हमने चर्चा कर ली है। तो पहला है आपका गुजरात, गुजरात। दूसरा है आपका राजस्थान, राजस्थान। तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और चौथा है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर अगला है इसके बाद झारखंड, झारखंड। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजर रही है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, अब कर्क रेखा के विषय में कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से शहरों से गुजरती है या किसी राज्य की राजधानी से तो गुजरती है, वो भी पता करना पड़ेगा। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से शहर से होकर गुजरती है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका मैप है। इसमें अब आप पूछा जा सकता है आपसे कि जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहां से गुजरी थी, हमने यहां से इसको होते हुए यहां से इस वाले क्षेत्र से गुजार दिया था। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो कर्क रेखा है कौन कौन से शहर से या किसी राज्य की राजधानी से तो नहीं गुजर रही है। तो आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा भी है। तो एक ट्रिक आती है GURBA, इसको हम गरबा भी बोल सकते हैं, गरबा नहीं ना बोल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, गरबा मान लीजिए आप, तो गरबा के फॉर्म में ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद करने के लिए। ये इससे आपको ये याद हो जाएगा कि कर्क रेखा कौन कौन से शहर से गुजरती है। तो सबसे पहले जी से क्या बनेगा, गांधीनगर। क्या होगा, गांधीनगर, गांधीनगर। ठीक है, अब यू से क्या होगा आपका, उज्जैन, उज्जैन। आर से क्या होगा आपका, रांची। बी से क्या होगा आपका, भोपाल। और ए से क्या होगा, अगरतला, अगरतला।
तो इस तरह से सॉरी आइजोल होगी, मेघालय की राजधानी आइजोल है। तो इस तरह से गांधीनगर से गुजर रही है। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? गांधीनगर के अलावा आपकी उज्जैन से गुजर रही है, रांची से गुजर रही है, भोपाल से गुजर रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना पड़ेगा तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य की राजधानी है? गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। और उज्जैन तो राजधानी नहीं है, लेकिन रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये यहाँ पर अगरतला ही होगा। अगरतला, मिजोरम की अगरतला। तो गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की राजधानी है। और भोपाल किसकी राजधानी है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। और अगरतला किसकी राजधानी है? मिजोरम की। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें याद रखना है, कौन कौन से शहर से जो हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। ठीक है, इससे हम थोड़ा और आगे चलते हैं। तो आपको ये ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे शहर याद हो गए होंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय जो मानक समय रेखा है, हमने ये तो पढ़ ही लिया कि ये कितने डिग्री पर है स्थित है? ये 23.5 डिग्री पर स्थित है। ये कितनी डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी देशांतर स्थिति क्या है भारत की, यहां हमारी क्या थी? 68 डिग्री 7 मिनट पूरब यानी ईस्ट। और यहां पर जाकर कितना हो रहा था? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा पूर्वी देशांतरीय स्थिति थी। अब देखिए क्या है स्थिति कि 68 से लेकर 97 तक लगभग अगर देखा जाए तो 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी 30 डिग्री देशांतरीय स्थिति का अंतर आ रहा है। अब हमने अक्षांश और देशांतरीय स्थिति में पढ़ा था कि 1 डिग्री देशांतर चलने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, यानी 1 डिग्री देशांतरीय चलोगे तो 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो आपको पता कितना समय अंतर है? यहाँ पर लगभग हमने माना 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री चलने के लिए कितना अंतर है? इसमें गुणा करना पड़ेगा 4 का, तो कितना होगा? 120 मिनट, यानी 120 मिनट यानी 2 घंटे। कहने का मतलब यही है कि भारत के पूर्वी और भारत के पश्चिमी पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर। आपको पता चल गया होगा कि देशांतरी स्थिति कितना 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए एक देशांतरी चलने के लिए कितना समय लगता है? 4 मिनट का। इस तरह से कुल मिलाकर के 2 घंटे का अंतर होगा भारत के पूर्व भाग में और पश्चिमी भाग में। अगर यहाँ सुबह के 6 बज रहे होंगे तो यहाँ सुबह के 8 बजे का समय हो रहा होगा, यानी 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब सूर्य अगर यहाँ 6 बजे उगेगा तो यहाँ पर 8 बजे उगना चाहिए। ये सब स्थिति बनती है। अब ये स्थिति बन गई। इसके अलावा हमने सोचा कि अब भारत का पूरा टाइम सेट करना है, तो क्या किया? कितना अंतर है? 30 डिग्री का। तो हमने बीच में से लगभग 15 डिग्री के आसपास से हमने एक लाइन खींच दी और पूरे भारत का वहीं से टाइम सेट कर दिया। तो वो लाइन कहां से खींच दी हमने? यहां से आपके इधर से खींचती है, बीचों बीच से यहां से। ठीक है, अब ये लाइन हमने खींच दी कहां से? इसको नाम दे दिया, ये कितने अक्षांश देशांतर पर खींची गई है? ये 82.5 डिग्री देशांतर पर। तो ये कितने हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कहां पर खींची गई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर खींच दी गई है। अब 82.5 डिग्री से हमने क्या कर दिया? पूरे भारत का टाइम सेट कर दिया। जो 82.5 डिग्री है ये 0 डिग्री कितने आ गए? 82.5 डिग्री कितने पूर्व की ओर है? कितने हैं? 82.5 डिग्री पूरब की ओर है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि जब पूरब की ओर, सूर्य कहां से उगता है? पूरब से उगता है। तो टाइम जो पहले यहां होगा और 0 डिग्री पर बाद में होगा, सीधी सीधी बात है।
अब कितने हम 0 डिग्री से कितने आगे हैं, 10.5 डिग्री आगे हैं। और हमें यह भी पता है कि 1 डिग्री चलने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 डिग्री चलने के लिए कितना लगेगा, 4 का गुणा कर दोगे तो आपका आएगा यहाँ पर 320 और 330, 330, यानी 330 मिनट आगे हैं हम कहां से, 0 डिग्री से। 330 को अगर घंटे में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 60 का भाग देना पड़ेगा। 60 का भाग दोगे तो कितना निकल के आएगा, 5 घंटे 30 मिनट, ये हमारा निकल के आएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो ग्रीनविच टाइम रेखा है यानी 0 डिग्री, वहां से भारत का टाइम कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। यानी वहां अगर यहाँ भारत में अगर शाम के 5:30 बज रहे होंगे तो ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे, यानी वहां का टाइम हमसे 5 घंटे पीछे है। पीछे क्यों है कि हम पूरब की साइड, इसलिए वो पीछे है। तो 5.5 घंटे पीछे कौन है, जो 0 डिग्री है, हम 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। अब यहां से अब पूछा जा सकता है कि भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया है। तो नाम आता है यहां पर कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा मिर्जापुर। क्या नाम आएगा, मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर के अलावा कहीं कहीं आपको नैनी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। नैनी इलाहाबाद के अंदर आता है और प्रॉपर आपको मिर्जापुर दिया जाता है, आपको मिर्जापुर माना जाता है, लेकिन नैनी भी दिया जा सकता है। तो आपको दोनों को ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो नैनी से और मिर्जापुर से भारत का टाइम सेट किया गया है। ठीक है, अब पूछा जा सकता है इससे आगे थोड़ा आपसे कि जो 0 डिग्री मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिएगा इसमें आप सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हो रही है। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा आता है तो उत्तर प्रदेश में ही जा रही है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद ये कहां पर आती है, अपने मध्य प्रदेश के अंदर आती है। थोड़ा सा हिस्सा सिंगरौली वाले क्षेत्र में, ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा फिर ये मध्य प्रदेश से सीधा छत्तीसगढ़ में जाती है। ये छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को कवर करते हुए ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़ में जा रही है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, और इसका थोड़ा सा भाग आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है, इधर वाले क्षेत्र में, ये वाला क्षेत्र उड़ीसा। तो फिर अगला भाग इसका आंध्र प्रदेश में। तो इस तरह से ये कितने 1 2 3 4 5, यानी जो देशांतर रेखा है हमारी मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से। 5 राज्य कौन कौन से हैं वो, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और फिर इसमें अंत में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो अगर पूछा जाए कितने राज्यों से होकर गुजर रही है तो 5 राज्यों से होकर गुजर रही है। क्रम पूछी जाए तो क्रम भी आपको पता ही चल गया है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब आपसे एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि जो हमारी देशांतर स्थिति और अक्षांशीय स्थिति है, यानी जो हमारे बीच कर्क रेखा है और 82.5 डिग्री जो मानक समय रेखा भारत की, वो कहां पर और कौन से राज्य में मिलती हैं। तो ये वाले पॉइंट आपको मिलती हुई नजर दिख रही होंगी। तो ये राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यानी कौन से राज्य में मिलती है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन से राज्य में मिलती है, आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर आपको मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा थोड़ा हम और आगे बढ़े तो ये चीजें कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में हमने समझ लिया। इसके अलावा आप पूछा जा सकता है आपसे भारत के राज्यों के बारे में जानना है हमें। तो भारत के राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम जाने तो भारत में कितने राज्य है, पहले तो यही पूछा जा सकता है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलो मैप में देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अगर बात करें राज्यों की तो सबसे पहले आता है, सबसे आपको उत्तर में नजर आ रहा होगा
ये कौन सा राज्य है अपना? ये लद्दाख है। ये क्या है? लद्दाख। ये लद्दाख, ये केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा 2019 में इसको बनाया गया। तो ये है आपका लद्दाख। और क्या नाम है इसका? लद्दाख। इसकी राजधानी क्या है? लेह। राजधानी भी आपको याद करते चल रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? लेह। इसके बाद आता है अगला अगला राज्य आपका, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है, इसका क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर। क्या है? जम्मू, जम्मू और कश्मीर, कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? श्रीनगर, श्रीनगर और जम्मू, और जम्मू, श्रीनगर और जम्मू। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर और जम्मू। जो श्रीनगर है, जो उनकी गर्मियों की राजधानी है, और सर्दियों की राजधानी जम्मू है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद अगला राज्य का नाम आता है, तो अगला राज्य है आपका, ये वाला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपको पता है, हिमाचल की राजधानी है शिमला, शिमला, शिमला। लेकिन यहां पर क्या है? गर्मियों की राजधानी है शिमला, और सर्दियों की राजधानी क्या है यहां पर? धर्मशाला, धर्मशाला। यानी गर्मियों की राजधानी क्या होगी? शिमला, और सर्दियों की राजधानी धर्मशाला, ठीक है। इसके अलावा अगला राज्य आपका यहां पर उत्तराखंड। क्या है अगला? उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड, ये है उत्तराखंड, ऐसे लिखो शॉर्ट में, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? एक तो देहरादून है, देहरादून। देहरादून क्या है? सर्दियों की राजधानी है, और गर्मियों की राजधानी एक जगह आता है गैरसैंण। क्या आता है एक नाम यहां पे? गैरसैंण, गैरसैंण। गैरसैंण कहां की जो सर्दियों की राजधानी गैरसैंण है, ठीक है। देहरादून गर्मियों की राजधानी, सॉरी, गर्मियों की राजधानी देहरादून है। तो इस तरह से ये भारत के उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद अगला राज्य का नाम आता है आपका, यहां पर है थोड़ा पंजाब। ये पंजाब को समझे, पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की क्या है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो पंजाब की चंडीगढ़, यहाँ चंडीगढ़ छोटा सा क्षेत्र है, और यहीं के इसी के नीचे पकड़ता है हरियाणा। तो हरियाणा की राजधानी भी क्या है आपकी? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी क्या है? हरियाणा की राजधानी भी आपकी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़, ठीक। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के बाद आता है आपका राजस्थान। हरियाणा के बाद आता है आपका ये राजस्थान, राजस्थान। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जयपुर, ठीक है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। इसके बाद आता है ये आपका अपना दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की याद रखना है। और उत्तर प्रदेश के अलावा फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। ये है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है?
एमपी। एमपी की राजधानी है आपकी भोपाल। भोपाल, ठीक है। इसके वाला अगला राज्य है गुजरात। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गुजरात की राजधानी है आपकी गांधीनगर। गुजरात, गुजरात की राजधानी क्या होगी? गांधीनगर। गांधीनगर, गांधीनगर। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। इसके अलावा फिर अगला स्टेट क्या है अपना? ये पड़ता है यहां पर, ये कौन सा राज्य पड़ता है? ये है आपका बिहार। क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना, बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना है बिहार की राजधानी। बिहार की राजधानी पटना है। अब इसके अलावा अगला राज्य यहां पर पड़ता है आपका, इसके नीचे जस्ट जो बिहार से अलग होकर बना है वो क्या है? झारखंड। झारखंड, झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची, ठीक है। ये झारखंड है, ठीक है। इसके अलावा फिर ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये है आपका पश्चिम बंगाल। यहां से ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से लगा हुआ क्षेत्र है। पश्चिम बंगाल, यहां से टोटल, यहां से पश्चिम बंगाल ये है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता या कोलकाता, ठीक है। इसके अलावा छोटा सा आप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक, गंगटोक, ठीक है। तो इस तरह से और आगे बढ़ते हैं हम। ये आपको एक राज्य दिख रहा होगा यहाँ पर, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है ये छत्तीसगढ़। कब बना ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ है, तो ये आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, ठीक है। इसके अलावा अगला राज्य यहाँ पर अगर चर्चा करें तो आपका अगला राज्य यहाँ पर महाराष्ट्र। अगला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की मुंबई, ठीक है, मुंबई, ठीक है। इसके अलावा फिर अगला ये आपको दिख रहा होगा रेड में, ये राज्य है आपका तेलंगाना। ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की हैदराबाद। तेलंगाना की क्या है? हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना की हैदराबाद, ठीक है। इसके अलावा फिर जो आपको दिख रहा है ये वाला राज्य, ये है आपका उड़ीसा। उड़ीसा, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है। इसके अलावा फिर अगला नीचे जो स्टेट दिख रहा है आपको, ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी 3 राजधानियां बताई गई हैं। एक है अमरावती, अमरावती। एक है विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। एक है कुर्नूल, कुर्नूल। इस तरह से 3 राजधानियां वहां की हैं आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा ये छोटा सा राज्य दिख रहा होगा आपको, ये है आपका क्या है? गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, ठीक है।
गोवा से जस्ट लगा हुआ क्षेत्र है ये कौन सा राज्य होगा आपका? इसको बोलोगे आप कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक। कर्नाटक के जस्ट नीचे आपको नजर आएगा ये है केरल। केरल, केरल की राजधानी क्या है? केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अब इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा होगा लास्ट में ये वाला राज्य, ये इस वाले राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। चेन्नई, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। ठीक है, अब यहीं पर थोड़ा एक चेन्नई के आप, चेन्नई इधर पड़ता है, चेन्नई से थोड़ा नीचे ही पड़ता है, लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर पुडुचेरी। पुडुचेरी, पुडुचेरी है जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, पुडुचेरी। ठीक है, जो यहीं पर पड़ता है। पुडुचेरी कुछ जिले तमिलनाडु के अंदर आते हैं, कुछ केरल के अंदर आते हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के अंदर। 4 जिले हैं, 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ केंद्र शासित प्रदेश है कौन? पुडुचेरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये राज्यों के बारे में पढ़ लिया। यहाँ सिक्किम तक हमने पढ़ लिया। सिक्किम से ये तो अगर भूटान है, यहाँ पर ये राज्य दिख रहा है आपको, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। क्या राजधानी अरुणाचल की? ईटानगर। अरुणाचल से जस्ट नीचे वाला क्षेत्र है, इसको बोलोगे आप लोग नागालैंड। नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो गया। इसके फिर नीचे चलोगे थोड़ा तो आप बोलोगे यहां पर ये पड़ता है, क्या पड़ता है? मणिपुर। मणिपुर, ठीक है, और फिर यहां पर पड़ता है ये आपका ये मेघालय। मेघालय, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है और मेघालय की अगरतला है। ठीक है, और ये यहाँ पर रेड दिख रहा है, हरा दिख रहा है, ये है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। सॉरी, मेघालय की आइजोल। ठीक है, त्रिपुरा की अगरतला। ठीक है, और यहां पर ये पड़ता है असम। ये है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की है दिसपुर। असम की क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और ये छोटा सा राज्य दिख रहा है आपको, ये है मेघालय। मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। शिलोंग, ठीक, ध्यान रखना। तो इस तरह से सारे राज्यों का कवर। अब इसके बाद बचता है आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। शिलोंग के बाद अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे पहले हमने जाना था लद्दाख है, जो यूनियन टेरिटरी है, जिसकी राजधानी लेह है। फिर जम्मू कश्मीर है, उसकी राजधानी कश्मीर और कश्मीर, जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो आता है अपना केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर आता है एक है, उसका नाम है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ आ रहा, चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी है और चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। तो दूसरा आ गया आपका चंडीगढ़। फिर इससे थोड़ा आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका दिल्ली। तो दिल्ली किसकी राजधानी है? दिल्ली अपने आप में भारतीय राजधानी है और केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तीसरा, चौथा दिल्ली हो गया। पांचवा आता है आपको पुडुचेरी, ये पढ़ लिया हमने पुडुचेरी। और छठवां आता है आपका इधर, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर आपका पड़ता है इधर लक्षद्वीप। तो इस तरह से भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिए हमने और 28 राज्यों के बारे में चर्चा कर ली और सारे राज्यों के हमने राजधानियों के बारे में भी जान लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ प्रश्न और बनते हैं परीक्षा में, जैसे यहीं पर देख लेते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है। तो सबसे पहले हमें जानना है कि देखो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा इसकी एक विशेषता और है कि ये भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कितने राज्यों के साथ साझा करता है? लगभग 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश।
तो ये पूछा जा सकता है भारत का कौन सा राज्य है सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा, तो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश, 8 राज्यों के साथ। 8 राज्यों के साथ, ठीक है। अब 8 राज्य तो कौन कौन से होंगे? तो इधर आपका हिमाचल होगा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उत्तराखंड है, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपका हरियाणा है, और दिल्ली भी है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका राजस्थान है, और यहाँ पर एमपी है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड है, और यहाँ पर बिहार है। तो कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए हैं, और इसके अलावा केंद्र प्रदेश दिल्ली से भी साझा करता है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल है, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा फिर आपका झारखंड और बिहार, ठीक है। कितने राज्य होगा? 1 2 3, 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। इसके अलावा ये दिल्ली से भी कर रहा है। किससे कर रहा है? दिल्ली से, दिल्ली के साथ भी सीमा साझा कर रहा है दिल्ली, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, क्योंकि ये देश कौन सा है? ये नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद दूसरा नाम आता है यहाँ पर असम का। असम 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है। तो ये हमने पढ़ लिया किसके बारे में? उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के बाद फिर आता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा जनसंख्या में, सॉरी क्षेत्रफल में? तो उसको लिए आप कहोगे ये है आपका राजस्थान। कौन सा राज्य सबसे बड़ा? तो ये आपका है, आपका ये राजस्थान। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो वो कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा पूछा जाए तो फिर आपका ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है गोवा, ये है गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि कभी कभी परीक्षा में ऐसा क्रम पूछ लिया जाएगा, भारत के राज्यों का क्रम बताइए, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा कौन सा है। तो एक ट्रिक आती है, राजनीति में महान यूपी। अब इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। भारत के क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य है, राजनीति से क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, और मां से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर क्या? महान से हो जाएगा महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा आपका यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत के राज्यों को क्रम में लगाइए। तो क्रम में आपको पता चल गया कि राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद यूपी, ठीक है। तो ये घटते क्रम में भारत के बड़े राज्यों में आता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का छोटे राज्यों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा राज्य को, तो आपने बता दिया गोवा है, लेकिन गोवा से थोड़ा और बड़ा कौन सा होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक आती है, इसको ट्रिक को बोलते हैं। इसको याद करने के लिए जीएसटी, आप जानते हो जीएसटी के बारे में, जीएसटी नाग, ये याद रखना है आपको। तो जी से मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। एस से क्या हो जाएगा? सिक्किम। टी से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। और नाग से यानी नागालैंड। तो आपको सबसे बड़े राज्यों का क्रम भी याद हो गया और छोटे राज्यों का क्रम भी आपको याद हो गया है, ठीक है। अब जीएसटी नाग से आप याद कर लिया आपने, सबसे छोटे राज्य पूछ लिए, सबसे बड़े राज्य भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता चल गया है। अब बात आती है, थोड़े आगे जाएं
तो आता है आपसे, तो इसको मिटा सकते हैं। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि जो छोटे राज्य हैं, तो फिर जान लिए हमने, बड़े राज्यों के बारे में जान लिए, क्षेत्रफल। अब जनसंख्या में पूछा जा सकता है कि जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है, यूपी। और सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में कौन है, तो वो है आपका सिक्किम, छोटा सा है सिक्किम। तो छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है, बड़ा राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। आप राज्यों में जान लिया हमने। अब आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो है आपका जम्मू कश्मीर। लद्दाख नहीं है, ये ध्यान रखना। लद्दाख क्यों नहीं, लद्दाख का पता है आपको, अधिकांश भाग पाकिस्तान के पास है, जिसको आप पाकिस्तान क्या बोलता है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और पूछा जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका वो होगा फिर लक्षद्वीप, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर। अब पूछा जाता है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो फिर वो आपका होगा दिल्ली। और छोटा फिर क्या होगा, तो वो भी आपका लक्षद्वीप ही होगा। सबसे जनसंख्या में भी छोटा क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। यहां से शुरू हो गई। अब बात आती है आपके जो पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं, यहां से परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, उनको हम जान लेते हैं। तो पूर्वोत्तर राज्य है, तो यहां से शुरू करें हम। सबसे पहले ये राज्य है आपका, ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा फिर अरुणाचल के बाद आता है नीचे नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है आपका मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर के बाद आता है आपका मिजोरम, मिजोरम, फिर आता है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है नंबर इधर, ये है आपका असम, ये है आपका असम। और इधर ही थोड़ा आपको ये नजर आएगा, आपको ये है आपका मेघालय, ठीक है। कुल मिलाकर कितने राज्य हो गए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 राज्य हो गए। इन 7 राज्यों को एक संज्ञा 7 सिस्टर्स बोलते हैं, यानी 7 बहनों के राज्यों की संज्ञा दी जाती है किनको, इन 7 राज्यों को। जो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम नहीं है शामिल, इसमें ध्यान रखना है, सिक्किम शामिल नहीं है। इनको याद करने की एक ट्रिक है, 7 को 7 याद करने की ट्रिक है आपको। अरुणा, मामी, ATM, आपको एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो अरुणा मामी का, अरुणा से क्या हो गया आपका, अरुणा से क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना से क्या हो गया, नागालैंड, नागालैंड, और अरुणा मां से क्या हो गया, मणिपुर, मणिपुर, फिर अगला क्या होगा मां से, मिजोरम, 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 और ये आपका का साइलेंट, ठीक है, ये साइलेंट, ठीक है। अब ए से क्या हो गया, असम, असम, टी से क्या हो गया, त्रिपुरा, त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, मेघालय, ठीक है। तो आपको ये सातों के सातों राज्य याद हो गए होंगे इस ट्रिक के माध्यम से, अरुणा मामी का ATM। यानी इन राज्यों को ही हम भारत में क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के राज्य भी कहते हैं। इनको 7 बहनों की संज्ञा भी दी जाती है, यानी 7 सिस्टर्स कहा जाता है इनको। तो सातों के सातों आप राज्य याद हो गए होंगे आपको, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया है राज्यों के बारे में। अब थोड़ा हम आगे बढ़े तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें देखें, आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जलीय सीमा के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा। तो यहां से शुरुआत करें हम, तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये गुजरात पड़ रहा है, आपको दिख रहा है, गुजरात की सीमा भी आपको समुद्र के साथ लगती हुई दिख रही है। इसके बाद अगला राज्य जो है आपका महाराष्ट्र, फिर गोवा, गोवा के बाद फिर आता है आपका कर्नाटक, फिर आता है आपका केरल, केरल के बाद आता है आपका तमिलनाडु,
और तमिलनाडु, तमिलनाडु से होते हुए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। इस तरह से आपसे जो हमारी जलीय सीमा के साथ लगते हुए राज्य हैं, तो जलीय सीमा के साथ राज्य पूर्वी तट पे चाहे पश्चिमी तट पे कुल कितने राज्य लगते हैं, आप ये पूछा जा सकता है, और कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना गुजरात लग रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि महाराष्ट्र भी लग रहा है इसके साथ, जल के साथ। इसके बाद हमने पता किया गोवा भी लग रहा है, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक भी लग रहा है, कर्नाटक भी लग रहा है। इसके बाद फिर केरल भी इसके साथ लग रहा है, केरल। और यहाँ पर हमने तमिलनाडु भी लग रहा है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु के बाद फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के भारत के 9 राज्य हैं, जो चाहे वो पूर्वी भाग तट के हो चाहे पश्चिमी तट के, कुल मिलाकर के 9 राज्य हैं जो भारत की इस जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर पूछा पश्चिमी तट पर कितने राज्य लगते हैं, तो 5 राज्य लगते हैं, और पूर्वी तट पर 4 राज्य लगते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक या स्थलरुद्ध, एक शब्द आता है स्थल रुद्ध, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैंड लॉक्ड, ठीक है। लैंड लॉक्ड राज्य पूछा जा सकता है आपसे कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो लैंड लॉक या स्थलरुद्ध, मतलब कि वो कोई जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ दिया कि भारत के 9 राज्य तो ऐसे हैं जो जल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो सीधा सीधा है कि हमारे पास कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। 28 में से 9 राज्य जो है क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। तो 19 राज्य होंगे जो किसी भी जलीय सीमा को साझा नहीं कर रहे होंगे। तो ये आप कुल 19 राज्य नजर आ रहे होंगे जहां पर कोई भी जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर रहे होंगे। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो हमारे 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उनमें से एक है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है आपका इधर पुडुचेरी पड़ता है, पुडुचेरी। तीसरा आपका इधर लक्षद्वीप नजर आ रहा होगा आपको, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, और इधर आपका दमन और द्वीप, दमन द्वीप और नागर हवेली, दादरा नागर हवेली। कहने का मतलब है कि 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो जलीय सीमा से घिरे हुए हैं या साझा करते हैं, और 9 राज्य ऐसे हैं जो जलीय सीमा के साथ सीमा साझा करते हैं, और 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा को साझा नहीं कर सकते हैं। अब इससे आगे थोड़ा और मैं तो आपसे परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी जलीय सीमा और किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो आप देखिएगा कि ऐसे कितने राज्य हैं जो किसी जलीय सीमा को और किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कितने राज्य होंगे, 5 राज्य होंगे। देखो इसमें पहला राज्य कौन सा होगा, ये आपका, ये कौन सा राज्य, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है, हरियाणा प्रदेश, ठीक है, हरियाणा। और हरियाणा के बाद फिर आता है नाम मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश वो मध्य पड़ता है और किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश। इसके बाद मध्य प्रदेश से लगा हुआ है ये आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी किसी राज्य की किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता। छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में लगा हुआ है एक झारखंड, झारखंड भी किसी राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, झारखंड। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एक क्षेत्र आता है, अभी नया राज्य बना है 2014 में, तेलंगाना। ये तेलंगाना भी ऐसा राज्य है कि जो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता और न किसी जलीय सीमा को साझा करता है। तो कहने का मतलब है भारत के 5 राज्य हैं, भारत के 5 राज्य जो अंतरराष्ट्रीय
सीमा साझा नहीं करते। 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। वो कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते? तो आपको पता है कि लद्दाख को ये तो कर ही रहा है। तो सबसे पहले यहां पर आता है चंडीगढ़, चंडीगढ़ नहीं करता, एक चंडीगढ़। दूसरा आता है दिल्ली, दिल्ली किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है, तो 2 राज्य हैं ऐसे जो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल, तो लैंड लॉक्ड राज्य हैं जो, और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करते वो कितने हैं? 5 राज्य हैं अपने, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? चंडीगढ़ और दिल्ली। तो इस तरह से भारत के सारे राज्यों के बारे में चर्चा कर ली है हमने, और सारे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा कर ली है। तो इस तरह से ये क्लास में आपको बहुत सी चीजों की जानकारी मिली होगी। और अब आगे की चर्चा इसमें एक पार्ट और बचा है इसका, तो वो हम आगे कल की क्लास में, आगे क्लास जो भी होगी उसमें करेंगे। धन्यवाद।